अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो दर घबरा सी गई, लेकिन फिर उसे अपने शौहर की बू की परवाह भी थी, इसीलिए उसके लिए फल तोड़ने की कोशिश करने लगी। दारम सही और ऊंचा करें, वो फल मेरे हाथ से बहुत करीब है, मैं उसे तोड़ लूँगी। ये एप्पल है और देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है, उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बोली। तो दारम ने उसके बच्चों जैसे अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसे और ऊंचा किया और लम्हे में ही वो इस सेब तक पहुँचते हुए इसे तोड़ चुकी थी। दारम ने उसके मकसद में कामयाब होते ही उसे आहिस्ता से नीचे करके ज़मीन पर उतार दिया। देखिए दारम सही, मुझे आपकी कितनी फ़िक्र है, मैंने सिर्फ आपके लिए अपनी जान पर खेल कर आपके लिए फल तोड़ा है, वो सेब उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली। लेकिन इससे पहले कि दारम उसे अपने हाथ में ले लेता, वो उसे अपने पीछे छुपा चुकी थी। ये तो मैंने उतारा है इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत तो मैंने की है, मैं आपको क्यों दूँ? वो लम्हे में ही बदल गई थी। तुम इसे खाना चाहती हो? ठीक है, खा लो, हम दूसरा उतार लेंगे। वो उसे देखते हुए फिर से दरख्त का जायज़ा लेने लगा। बाकी सेब काफ़ी ऊंचे थे। मैंने ये कब कहा कि मैं इसे खाना चाहती हूँ? मेरा तो गुजारा हो गया है अपनी खुराक से। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये एप्पल मैं आपको क्यों दूँ? क्योंकि ये तो मेरी मलकियत है, इसको मैंने इतनी मुश्किल से उतारा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पैर मारा है, लेकिन इसे खींच कर तो मैंने उतारा है ना। तो इस हिसाब से ये मेरा हुआ, और जो चीज़ मेरी है वो तो मैं आपको तब ही दूँगी जब आप मेरे लिए कुछ करेंगे। और न जाने क्या सोचते हुए इससे कहने लगी थी। जानम साईं, तुम मुझे ये ना भी दो तब भी तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बताओ मुझे क्या करना है? आहिस्ता से उसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहने लगा। तो दर्द ने मुस्कुराकर एप्पल उसकी जानब बढ़ा दिया। ये ले, खा ले, फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ है ही नहीं आपसे मनवाने के लिए, लेकिन मैं इसका हिसाब लूँगी, याद रखिएगा। उसे देखते हुए बोली। तो दारम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। क्या अभी हम होटल में वापस नहीं जा सकते? क्योंकि वो दूसरा एप्पल तो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। कहीं सॉरी, दूसरा कपल तो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। कहीं वो दूसरा कपल खुद ही हार मान कर तो नहीं चला गया, यहीं जंगल के किसी और इलाके में? मुझे तो लगता है कि वो आसपास से कहीं गए होंगे। शायद इस गेम को जीतने के लिए कुछ स्पेशल कर रहे होंगे। उसके साथ चलते चलते वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर रही थी। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पर ही हैं, वो हार मान कर वापस नहीं जाएंगे। वैसे भी वो कोई कपल नहीं है और ना ही मुझे वो कोई कपल लगता है। उसके साथ साथ चलते हुए बोला। तो दर्द ने रुक कर उसे देखा। उसके रखने पर वो भी उसे देखने लगा था। कपल नहीं है का क्या मतलब है? वो कपल ही तो है, तभी तो कह रहे थे कि हमसे बेहतर कोई नहीं है यहाँ पर। दर्द, क्या तुम्हें वो दोनों देखने में अच्छे लगते हैं? मेरा मतलब है, उन दोनों का साथ तुम्हें ठीक लगता है? न जाने उससे क्या पूछने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मुझे तो वो कपल काफ़ी ओवर लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा हो, इसमें कुछ भी रियल महसूस नहीं होता। वो एक बार फिर से चलने लगी। तो दारम साईं भी उसके साथ साथ कदम उठाने लगा। हाँ, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ जायज़ रिश्ते में होती है। वो दोनों मियाँ बीवी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। वो लड़की घर से भाग कर आई हुई है और वो लोग इसी जंगल में कहीं छुप कर बैठे हैं ताकि इस लड़की के घर वाले उसे ढूंढ ना सकें। और ये बात मुझे तभी पता चल गई थी जब मैं होटल में था। होटल के मैनेजर ने मुझे बताया था कि ये कपल यहाँ छुप कर बैठा हुआ है। खैर, हमें क्या लेना देना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, दफ़ा करो। चलो अपने बारे में बातें करते हैं। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बात ही ख़त्म कर गया था। जबकि दर को ये जानकर काफ़ी अफसोस हुआ था कि वो कोई कपल नहीं है, बल्कि उनकी तो शादी भी नहीं हुई। वो तो ये समझे हुए थी कि वो दोनों शादीशुदा हैं, और देखने में भी वो दोनों शादीशुदा लगते थे और एक ही कमरे में रहते थे। एक साथ इस घने जंगल में रात के अंधेरे में वो बिना निकाह के कैसे बेखौफ रह रहे थे। ये तो पाकिस्तान था जहाँ सब चीज़ों पर पाबंदी थी। दर ने तो लंदन जैसे आज़ाद ख़्याल मुल्क में भी अपनी सोच को कभी भटकने नहीं दिया था। लेकिन शायद फ़र्क सोच का था। हर इंसान अपनी सोच, अपना नज़रिया रखता है, लेकिन हर इंसान को अपनी सोच, अपना नज़रिया खुद तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि अपनी सोच, अपना नज़रिया दूसरों पर थोपने से कोई खुद को दूसरे से बेहतर साबित नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बातें हर किसी को समझ नहीं आती। रात के 8 बज रहे थे। ये उसका किचन में तकरीबन 9वां या 10वां चक्कर था। साहिर साईं अब तक नहीं आया था। वो खुद को तैयार कर चुकी थी। आज उसने खुद अपने हाथों से साहिर साईं के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था कि वो कैसे भी खाकर बस उससे खुश होकर उसका ये नन्हा सा काम कर दे। अगर वो उसके लिए थोड़ी सी सिफारिश कर दे तो यकीनन उसका काम बन जाएगा, और उसे यकीन था कि वो उसे ज़रूर मना लेगी। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुश्किल तो पेपर भी होता है, उसे भी तो हल करना पड़ता है ना। और फिर साहिर कोई गैर थोड़ी था, उसका शौहर था, और अगर एक शौहर अपनी बीवी को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? उसे समझना होगा, और अगर वो नहीं समझा तो वो खुद ही काफ़ी है ना उसे समझाने के लिए। बस वो एक बार घर तो आई। वैसे भी तो उसके इमोशनल ड्रामे तो घर में हर किसी पर चल जाते थे, तो फिर साहिर साईं क्या चीज़ था? और वैसे भी वो कौन सा फ्री में उसकी मदद कर रही थी? वो तो डील के बदले डील करने वाली थी। फंसेगी ये मासूम लोमड़ी। वो उसे एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट देने वाली थी। वो उसका ये काम कर देगा तो बदले में वो भी उसकी हर बात मानेगी, वो जो भी कहेगा करेगी। यकीनन साहिर साईं को उसकी ये डील बहुत पसंद आने वाली थी और उसे यकीन था उसका वज़ीला निश्चय इनकार हरगिज़ नहीं करेगा। और अगर
काम के लिए उसकी थोड़ी बहुत मिन्नतें करनी भी पड़ी तो कर लेगी। ट्रिप पर तो उसे हर हाल में जाना था, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पहले तो ठीक था, लेकिन उसने अपने दोस्त से शर्त भी लगा ली थी कि वो ट्रिप पर ज़रूर जाएगी और अपने बाबा साईं से इजाज़त लेकर रहेगी। और वो दारम साईं की बहन थी, हार नहीं मान सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी शर्त जीतनी ही थी। और अपनी इस शर्त को जीतने के लिए वो साहिर साईं की भी मदद लेने को तैयार थी। बहुत खूबसूरत जगह है ये भी सिन्नान साईं, लेकिन वो पहाड़ी इलाका तो अपनी मिसाल आप है। मैं सबसे ज़्यादा तो उसी जगह को मिस करती हूँ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे दोबारा वहाँ ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन आप मुझे वहाँ लेकर नहीं गए। उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए वो शिकवा करती बोली तो सिन्नान मुस्कुरा दिया। यार हम कौन सा आज ही वापस कर जा रहे हैं, मैंने वादा किया है ना तो ज़रूर निभाऊंगा। मैं तुम्हें ज़रूर वहाँ पहाड़ी इलाके में लेकर जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी वो इलाका काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक महसूस हो रहा था और ऐसी रोमांटिक जगह को छोड़ कर आने का दिल तो मेरा भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान के एक इलाके की खूबसूरती क्यों दिखाई जाए। खैर मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम वहीं की होकर रह जाओगी, लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हें वहाँ ले आऊँगा। उसका हाथ थामते हुए उसे प्यार से अपने लबों से लगाता हुआ बोला। वो उसे यहाँ मुस्कान के बारे में बताने आया था, लेकिन मुस्कान का जिक्र तो क्या, उसकी सोच ने ही उसे अजीब सी किश्मकश में डाल दिया था। अपने शौहर की ज़ुबान से किसी औरत का जिक्र सुनकर जर्निश किस तरह से रिएक्ट करेगी, इस सोच ने उसे मुस्कान का नाम नहीं लेने दिया था। सिन्नान साईं, आपका ध्यान किस तरफ है? कब से वेटर खड़ा है, ऑर्डर दें। वेटर काफ़ी देर से उसके करीब खड़ा सर ऑर्डर की रट लगाए जा रहा था, लेकिन सिन्नान तो अपनी ही सोचों में गुम जर्निश का हाथ अपने हाथ में थामे हुए था। जब जर्निश ने उसका ध्यान वेटर की जानब दिलाया, जिस पर उसने सीधे होते हुए फ़ौरन ही वेटर को ऑर्डर नोट करवाया था। मुस्कान उसकी सोच पर इस वक्त बुरी तरह से सवार थी और मुसलसल उसके मैसेजेस और कॉल ने उसे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि उसने अपना फ़ोन ही बंद करके होटल के कमरे में छोड़ दिया था। जर्निश के पूछने पर उसने बस ये कह दिया था कि वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, लेकिन सही तो ये था कि मुस्कान की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता फिर से अंधेरा होना शुरू हो चुका था। उसने सुबह से सिवाय एक सेब के उसमें कुछ भी नहीं खाया था और उसका भूखा रहना दर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे 2-3 बार चिप्स खाने की ऑफ़र की थी, लेकिन दानम की तरफ से हर बार इनकार ही आया था। जानम सिंह, हम वापस जा तो रहे हैं, रास्ते में कुछ ना कुछ खा लेंगे, तुम उदास मत हो। उसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए वो उसकी परेशानी दूर करते हुए बोला, जबकि दर को उसका भूखा रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन दारम साईं, कुछ तो खा लें, आपने सुबह से एक सेब के अलावा और कुछ नहीं खाया, क्या आपको भूख नहीं लगी? इस वक्त मेरी भूख से जान निकल रही होती और आप कितने रिलैक्स होकर गाड़ी चला रहे हैं, क्या आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी? वो बहुत हैरान थी। नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी वापस जा रहे हैं ना, तो होटल से कुछ ना कुछ खा लूँगा। लेकिन मेरे चक्कर में तुम क्यों चुपचाप बैठी हो, तुम तो खाओ। या क्या हुआ, चिप्स से दिल भर गया? हाँ, अब मुझे खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा है, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है इन्हें खाने को। मुझे बसली वाला खाना चाहिए। अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता ना इस चैलेंज के बारे में, तो यकीन करें मैं वहाँ से कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर लाती, लेकिन उस कपल ने नो, कपल है ही नहीं, लेकिन कपल होने के ड्रामे कर रहा है ने चैलेंज ही अचानक से किया, जिसकी वजह से मैं अपनी तैयारी भी नहीं कर सकी। ये सारी तैयारी तो शुमाली इलाके जाने की थी। वो तो शुक्र है कि इस तरफ जाने के लिए हमने कोई ना कोई तैयारी कर रखी थी, वरना ना जाने क्या हाल होता इस जंगल में हमारा। आहिस्ता से उसके कंधे पर सर रखते हुए वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ कम होना शुरू हो गई। तो दारम समझ चुका था कि वो नींद में जा रही है। उसका सर ठीक से अपने कंधे पर रखता वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर चुका था, जबकि थोड़ी ही देर में दर नींद में उतर चुकी थी। होटल ज़्यादा दूर हरगिज़ नहीं था और उसने अपना फ़ोन भी कल से बंद कर रखा था। उसने जैसे ही अपना फ़ोन ऑन किया, उसे अपने मोबाइल पर बाहर से आने वाले नंबर की कॉल नज़र आई। बार बार फ़ोन किसने किया था वो नहीं जानता था, लेकिन जिस शिद्दत से फ़ोन किया गया था यकीनन कोई ख़ास बात थी, लेकिन फिर भी उसके लिए इस वक्त दर्द से ज़्यादा अहम और कुछ नहीं था। तभी तो वो फ़ोन को एक तरफ रखते हुए दोबारा गाड़ी ड्राइव करने लगा। जो कोई भी था वो यकीनन दोबारा फ़ोन कर सकता था, इसीलिए उसे परवाह नहीं थी। अगर उस इंसान को उससे बहुत ज़्यादा अहम काम हुआ तो वो दोबारा फ़ोन कर लेगा, लेकिन इस वक्त वो किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। ये वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उसका और उसकी बीवी का था, जिसमें वो किसी तरह की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप आ गए साहिर साईं, मैं कब से आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने जैसे ही घर में कदम रखा उसे अपने इंतज़ार में पाया। आपको पता है आज मैंने सिर्फ आपके लिए 2 घंटे लगाकर आपका पसंदीदा करेला बनाया है। वैसे मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि आपको क्या पसंद होगा और क्या नहीं, लेकिन मैंने गैस कर लिया कि यकीनन आपको करेले पसंद होंगे, क्योंकि आप इतने कड़वे हैं। मेरा मतलब है आप मेरे कड़वे साईं हैं। उसने अपनी बात पर पर्दा डालने की छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी बात को पकड़ता वो एक बार फिर से बोलना शुरू कर चुकी थी। वो मैंने सोचा कि आपको और कुछ पसंद हो या ना हो, करेले ज़रूर पसंद होंगे। यकीनन ये आपकी टॉप लिस्ट में पसंदीदा चीज़ होगी। इसलिए मैंने अम्मा साईं से पूछा, फिर उन्होंने भी हाँ की मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन डोंट वरी, मैं सिगरेट के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि वो तो आपकी पसंद नहीं बल्कि मोहब्बत है। और वैसे भी
मैं हर चीज़ में आपकी सिगरेट को थोड़ी ना घुसाऊंगी। हर इंसान की अपनी पसंद होती है। जैसे आपको सिगरेट पीना पसंद है और मुझे ट्रिप पर जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं ट्रिप पर तो जा नहीं सकती क्योंकि आपने इनकार कर दिया है। अब आपने बाबा साईं के सामने इतनी बड़ी वजह रखी है तो उन्होंने तो इनकार करना ही था। जाविश, हम खुद सारी फैमिली जा रहे हैं। वो बस इतना बोलते हुए सिगरेट निकाल चुका था। लेकिन दोस्तों के साथ अपना ही मज़ा होता है, अलग लेवल होता है दोस्तों के साथ ना। हम बहुत खूब इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय तो फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। वो सिगरेट सुलगाते हुए फिर से बोला था, लेकिन दोस्तों के साथ इंजॉय करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बाबा साईं के सामने मैं गाने तो नहीं गा सकती, दोस्तों के सामने गा सकती हूँ। बाबा साईं के सामने मस्तियाँ नहीं कर सकती, लेकिन अपने दोस्तों के सामने कर सकती हूँ। ऐसे दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आता है। आप अपने दोस्तों के साथ गए होंगे ना कभी किसी ट्रिप पर। वो तेज़ तेज़ बोलती, उसके सामने कुर्सी रखे ना जाने क्या ऊट पटांग हरकतें कर रही थी, जबकि साहिर साईं खामोशी से उसके सामने बैठा उसे सुने जा रहा था। उसके चेहरे पर छाई हुई ज़ारियत साफ ज़ाहिर कर रही थी कि वो उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन जाविश ने हिम्मत ना हारी। उसकी गैर दिलचस्पी का बिल्कुल भी बुरा मनाए बगैर अपनी ही बोले चले जा रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी बकवास करने के बाद मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसलिए फ़िज़ूल में बोलना बंद करो और जल्दी से खाना दो, भूख लगी है मुझे। वो बेहद सख्त लहजे में गोया हुआ था। खाना तो रोज़ खाते हैं ना, मेरी बातें तो नहीं सुनते, इसलिए पहले मेरी बातें सुने। और वैसे भी मैं आपकी बीवी हूँ। चले बीवी ना से ही मनकूहा हूँ, और मनकूहा बीवी सेम ही होता है। और जिस तरह से बीवी की बातें सुनी जाती हैं, इसी तरह मनकूहा की बातें सुनना भी फ़र्ज़ है आप पर। पहले आप मेरी बात पूरी सुने, समझें, और फिर मैं आपको आपका खाना दूँगी। मैंने बहुत प्यार से आपके लिए वो कड़वे करेले बनाए हैं। देखिए, मैं लंबी चौड़ी बातों में नहीं पड़ना चाहती, सीधी बात है, मैंने आपको एक डील देनी है। वैसे भी तो आप ज़मीनों में डीलिंग का काम करते हैं ना। मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने अगर किसी का काम किया तो दूसरा बदले में आपका काम करता है ना, इसी तरह आप मेरा काम करें, बदले में मैं आपका काम कर दूँगी। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। बस मेरा एक ट्रिप पर जाने का इंतज़ाम कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। साहिर साईं, सिवाय आपके इस वक्त और कोई मदद नहीं कर सकता। दारामद्दा साईं यहाँ है नहीं कि बाबा साईं के सामने वो मेरी सिफारिश करते तो अम्मा साईं तो मेरी बात कभी नहीं मानेंगी। इसलिए प्लीज़ आप ही मेरी मदद कर दें। देखिए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किस करो अभी इसी वक्त। उसकी बात काटते हुए अपने सिगरेट का लंबा कुछ लेकर बोला तो उसकी चलती ज़ुबान लम्हे में थम सी गई। आए मिस्टर दारमशाह, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, इसीलिए हमें परेशानी हो रही थी। अब हम खुद ही पहाड़ी की तरफ आने वाले थे आप लोग की तलाश के लिए। दूसरा कपल कल ही वापस आ गया था, तकरीबन रात के 3 बजे के करीब। उन्हें जंगल का ये रास्ता अच्छा नहीं लगा, शायद वो हार मान गए थे, इसीलिए उनकी वापसी हो गई। चैलेंज मुकम्मल ना कर पाने की वजह से वो लोग हार गए हैं। इसीलिए होटल की तरफ से हम आपको 4 रातों और 3 दिन के लिए दुबई का एक खूबसूरत ट्रिप दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और खूबसूरत सफ़र होगा। उसका खर्चा हमारा होटल उठाएगा। आप जब भी चाहें जा सकते हैं। वो टिकट उनकी तरफ बढ़ाते हुए उन्हें इनाम देने लगा। क्या वो कपल वहाँ नहीं जा पाएगा? अब उसे देखते हुए सवाल करने लगा। नहीं, सिर्फ वो लोग आज चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और वैसे भी वो हार गए हैं और ये इनाम किसी हारी हुई टीम को तो नहीं मिल सकता ना। मैनेजर ने मुस्कुरा कर बताया। लेकिन हम अपनी जगह किसी और को बेच सकते हैं। मेरा मतलब है, हम दुबई वगैरह जाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम अपना ट्रिप किसी और को देना चाहते हैं गिफ्ट में। आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वो मैनेजर से पूछने लगा तो मैनेजर ने फ़ौरन ना में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं सर, ये ट्रिप आपका है। अब जीते हुए हैं आप, जिसे चाहें बेच सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। वो अपनी बात मुकम्मल करता मुस्कुराता हुआ वहाँ से जा चुका था। दानम साईं, आप किसे बेचने का इरादा रखती हैं? मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपने कहा था हमारा हनीमून ट्रिप 1 महीने का है। अभी तो हम अपने बाकी के दिन भी यहीं पर ऐसे ही इंजॉय करेंगे। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बिल्कुल भी किसी और कंट्री में नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे लग रहा है आप हमारी जगह किसी और को बेचने का इरादा रखते हैं। बहुत अच्छी सोच है, कोई और कपल खुश हो जाएगा और हम यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय करेंगे। दर ने खुश होते हुए कहा तो दारम मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जगह किसी और कपल को बेचना चाहता हूँ। अंदर चलते हैं, यहाँ बहुत सर्दी हो रही है। वो उसे आगे चलने का इशारा करते हुए कहने लगा। जब उधर का ध्यान अपने हाथ पर गया, जहाँ कल से अब तक लोहे की मजबूत हथकड़ी बंधी हुई थी, और कल से अब तक इन दोनों को इस हथकड़ी की ऐसी आदत हो गई थी कि उसे खुलवाना दोनों को ही याद ना रहा। उसका हाथ खींचने पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो खुद भी मुस्कुरा दिया। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया, काफ़ी नज़दीकी की वजह बनी है ये हम दोनों के। मुझे तो इससे प्यार हो गया है। वैसे एक बात है जानम साईं, अगर ये हथकड़ी सारी ज़िंदगी भी हमारे हाथों पर बंधी रहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों इसके साथ भी आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। क्योंकि हम दोनों ऐसे पाकीज़ा बंधन में बंधे हुए हैं कि कोई भी चीज़ हमें एक दूसरे के करीब रखने का बहाना बन सकती है। मगर ये सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए तो काफ़ी यादगार था। इंशाल्लाह जल्द ही मैं इस चीज़ की कहानी अपने बच्चों को सुनाऊंगा। उसका हाथ थामते हुए वो अंदर जाते बेसाख्ता बोला तो दर के गालों पर सुर्खी सी छा गई। ओह, तो तुम ब्लश कर रही हो, अच्छी लगती हो इस तरह। खैर, मुझे तो हर तरह से अच्छी लगती हो।
किस किस रूप की तारीफ़ करूँ, तुम्हारे सारे रूप कातिलाना है। वो काउंटर की जानब जाते हुए उसे मज़ीद शर्माने पर मजबूर करने लगा, जबकि उसके लफ्ज़ों पर दर की गर्दन मज़ीद झुकने लगी और उसका ये शर्माया शर्माया सा रूप दारम साईं को बेहद पसंद था। सिनान साईं, आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ उठा लीजिए, मुझे सख्त नींद आ रही है। पता नहीं कौन है जो बार बार फ़ोन किए जा रहा है, वो भी रात के 2 बजे। यकीनन कोई बहुत ज़रूरी बात करनी होगी उसे, तभी तो इस वक्त फ़ोन कर रहा है। प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए। वो आधी सोई जागी कैफियत में बोल रही थी। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जबकि सिनान खुद भी गहरी नींद में था, लेकिन उसके मुसलसल जगाने पर उसे जागना पड़ा। जर्निश का हाथ उसके सीने पर था, जबकि वो उसकी कमीज़ पकड़े अच्छा खासा झंझोड़ चुकी थी। सिनान ने आंखें खोलकर उसकी जानब देखा और फिर दूसरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी, जहाँ मुस्कान का नंबर जगमगा रहा था। तुम सोचो, मैं देख लेता हूँ। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ वो अपने फ़ोन की जानब मुतवज्जा हो गया। मुस्कान के नंबर पर नज़र पड़ते ही उसने आगे बढ़कर फ़ोन उठा लिया था और बेड से उठता हुआ वो तेज़ी से खिड़की की जानब चला गया, लेकिन तब तक कॉल बंद हो चुकी थी। उसने फ़ोन का लॉक खोलते हुए व्हाट्सएप ऑन किया था, जहाँ पर बहुत सारे मुस्कान के मैसेजेस आए हुए थे, जिनमें कुछ कागजात की तस्वीरें थी। उन कागजात को वो बहुत अच्छे तरीके से पहचान गया था। ये वो सबूत थे जो वो जल्द ही जर्निश को दिखाने का इरादा रखती थी, और यकीनन उसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो उसकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेती और फिर चाह कर भी वो जर्निश को इत्मीनान में नहीं ले सकता था। उसने मैसेजेस सीन कर लिए थे और इसके बाद एक और मैसेज आया था, जिस पर लिखा था, मिल गया सबूत या और भी सबूत चाहिए आपकी बीवी के लिए? यही सबूत काफ़ी होगा, या फिर ये भी चाहिए? उस मैसेज के बाद एक और कागज़ की तस्वीर मिली थी, जिसमें उसका पहला निकाहनामा था, जो पूरे रीतो रिवाज से मुकम्मल किया गया था। निकाहनामा झूठा हरगिज़ नहीं था, ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। और यकीनन जर्निश के लिए ये सब इतना और यकीनन जर्निश के लिए ये इतना सब कुछ काफ़ी था। उसे दोबारा से कॉल आने लगी तो एक नज़र बेड की जानब देखता कमरे से बाहर निकल चुका था। फ़ोन अटेंड करके उसने कान से लगाया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे साथ की गई नेकी मेरे लिए सज़ा बन जाएगी। वो सब कुछ मैंने सिर्फ़ इसलिए किया था ताकि तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई हरफ ना आए और कोई तुम्हारी जान ना ले सके। इस वाहियात रस्म से बचाने के लिए मैंने किया था, वो जाहिलाना सोच ख़त्म करने के लिए मैंने ये कदम उठाया था। लेकिन अगर मुझे अंदाज़ा होता कि ये सब कुछ इस तरह से मेरे सामने आएगा, तो यकीन करो मैं तुम्हें मरने देता। काश मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचता भी नहीं। न जाने कौन-सा मनहूस वक़्त था जब मैं वहाँ गया। तुम्हारी जान, तुम्हारी इज़्ज़त बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए लंदन ले कर गया। यहाँ तक कि वहाँ की नेशनैलिटी तक दिलवाई कि तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे गले पड़ जाओगी मुस्कान। वो घुर्राया था। तो अब आप मुझ पर इस चीज़ का एहसान जता रहे हैं, मुझे बार-बार इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन एहसान करने का मतलब ये नहीं होता सिनान साहब कि आप अपनी मनमानी पर उतर आएँ। आप मेरे साथ चाहें जो भी करें, मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रहूँ। आप मुझे बीवी का हक़ नहीं देना चाहते हैं, मुझे सारी दुनिया के सामने कबूल नहीं करना चाहते। ये बात मैं पिछले 3 साल से खामोशी से मानती आई हूँ और कभी आपके सामने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगी, क्योंकि इस बार सवाल मेरा नहीं है। मुझे आपका नाम नहीं चाहिए और ना ही आपसे आपकी दौलत मांगती हूँ। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चुप कर जाओ मुस्कान, खुदा के लिए बंद करो ये सब कुछ। मेरा तुमसे, तुम्हारे साथ जुड़े किसी भी रिश्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब मैं सिरे से तुमसे किसी तरह का कोई वास्ता ही रखना नहीं चाहता, तो क्यों गले पड़ रही हो मेरे? मैंने तुम्हें निकाह के रोज़ ही बता दिया था कि तुमसे मैं किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता। तब तुमने भी यही कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से अपने तरीके से गुजारना चाहती हो, तुम पढ़ना चाहती हो, और मैं तुम्हारे इस कदम में तुम्हारे साथ था। इस फैसले पर हाँ की मोहर तुमने लगाई थी कि तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, तो फिर अब क्यों तुम ये सब कुछ कर रही हो? जवाब दो मुझे, आखिर चाहती क्या हो तुम? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस किस्से को किस तरह से ख़त्म करे। वो मुस्कान को जर्निश के पास पहुँचने ही नहीं देना चाहता था। मैं क्या चाहती हूँ आपको बता चुकी हूँ सिनान, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस मेरी ये बात मान लें। मैं इस चीज़ को कबूल ही नहीं करता तो कैसे मान लूँ? देखो मुस्कान, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना रास्ता बदल लो। तुम्हारी जर्निश को ये सब कुछ बता देने से क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। यही इस खेल का एंड है, याद रखना। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसी जगह सब कुछ ख़त्म कर दोगे, तो यकीन करो तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए जितना मुझसे हो सके उतनी आसानी करने की कोशिश करूँगा, उसे यकीन दिलाते हुए बोला। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिनान, मेरी डिमांड अब भी वही है जो पहले थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जर्निश को सब कुछ पता चल जाने के बाद आप क्या करेंगे। मुझे तलाक की धमकी तो हरगिज़ मत दें, मैं आपकी किसी धमकी से नहीं डरती। लेकिन आप एक बात कान खोल कर सुन लें, मुझे नहीं पता कि जर्निश सच जानने के बाद आपके साथ रहेगी या आपको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाएगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत इस तरह की हकीकत कबूल करके अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर पाती। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे फ़ैसला कर सकते हैं। फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि सिनान की परेशानियों में एक बार फिर से इजाफ़ा हो गया। वो खामोशी से अपने कमरे में लौट आया था, जहाँ जर्निश अब तक गहरी नींद में थी।
और बेड पर जाने की बजाय वहीं सोफ़े पर बैठ गया। जरनीश उसके बिल्कुल सामने थी, बेहद मासूमियत और चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून लिए वो ख्वाबों की दुनिया सजाए हुए थी। वो उसके ख्वाबों की दुनिया इस तरह से लुटते नहीं देख सकता था। उसका दिल चाहता था कि उसे सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसके छोड़ जाने का डर भी उस पर हद दर्जा हावी था। उसे सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन कुछ भी बता नहीं पा रहा था। मुस्कान की धमकियाँ आए दिन बढ़ती चली जा रही थी और वो सिर्फ खामोशी से उसके लिए दिनों के गुजरने का अफसोस कर रहा था। क्या कहा आपने? उसके अल्फाज मुंह में ही कहीं गम होने लगे। वो बेयकीनी से सामने वाली कुर्सी पर बैठे उस शख्स को देख रहे थे जो कैसे दिलेरी से उससे किस की डिमांड कर रहा था। मैंने कहा किस करो मुझे, तुमने ही तो कहा था कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो। डील के बदले डील करना चाहती हो, तो अगर तुम्हें मेरे साथ डील करनी है तो मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और ये मेरी डिमांड है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा साईं से तुम्हारे ट्रिप पर जाने की सिफारिश करूँगा, लेकिन मेरी डील ये है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। एक हाथ से लो और एक हाथ से दो वाला सिस्टम। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं काम के बदले काम करने पर यकीन रखता हूँ। अब तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश करने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो अपना ये काम किसी और से करवा लो। वो बेनियाजी से कहता एक और सिगरेट सुलगाने लगा। आपको इतनी ज़्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए साहिर साईं, इससे लिवर ख़राब होता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, इस इंसान की जान भी जा सकती है, और तो और लोग फिर नशई भी बोलते हैं। उसके दो सिगरेट सुलगाने पर वो बोले बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उसकी बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। लिवर मेरा है, गुर्दे भी मेरे हैं, तुम्हें कोई मसला या किसी और को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और जो लोग मुझे नशई कहते हैं कहते रहें, मुझे उनका नशई कहना अच्छा लगता है। खैर तुम ये सब कुछ छोड़ो, हम अपनी डील के बारे में बात कर रहे थे। वो उसके इतने अहम तरीन लेक्चर को नज़रअंदाज करता फिर से बात घुमाने लगा। कौन सी डील, कौन सा ट्रिप? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो आपको खाना देने के लिए नीचे आई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली। उसे उम्मीद ना थी कि मीसना नशई उससे इस तरह की कोई डिमांड करेगा। सबके सामने तो कैसे एटीट्यूड दिखाता था, और उसके सामने कैसे धरने से किस मांग रहा था। किसी की मजबूरी का किस तरह से फ़ायदा उठाना है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो दिल ही दिल में उसे बहुत सारी गालियाँ देती उसके लिए खाना गर्म करने लगी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब उसे अपने बेहद करीब गर्दन पर गर्म सांसों का लम्स महसूस हुआ। उसने घबराकर पीछे की जानब देखना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि किचन काउंटर के दोनों साइड पर उसके हाथ थे। वो बेचारी बीच में कैद होकर रह गई थी। क्या तुम जानती हो तुम्हारी सरगोशियों की आवाज़ किस हद तक बुलंद होती है? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी बड़बड़ाहट की आवाज़ शायद यहाँ से हवेली के बाहर तक भी जाती होगी? उसे अपने कानों के बेहद करीब उसकी आवाज़ सुनाई दी। ये तो वो खुद भी जानती थी कि उसकी बड़बड़ाहट काफ़ी बुलंद होती है, और उसकी सरगोशियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ पैदा करती हैं। सना, जरनिश और सानिया के भी तो यही मसला था। वो अपनी सोच को सब पर ज़ाहिर करती थी। नहीं नहीं, तो मेरी सरगोशियाँ बुलंद नहीं हैं, आपके कान बहुत पतले हैं। उसने फ़ौरन खुद को बचाने की नाकाम सी कोशिश की थी, जिस पर साहिर साईं के लबों की तराश में मुस्कुराहट आकर गायब हुई। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने नहीं कहा कि मैं लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना जानता हूँ, या मैं किसी को ब्लैकमेल करता हूँ? उसकी गर्म सांसें अब उसे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। वो उसके करीब झुका उसे सवाल कर रहा था, जबकि उसे अपने करीब महसूस करते हुए जाविश के हाथों में पसीना आने लगा था। उसकी इंतहाई कुर्बत उसे बेहद परेशान कर गई थी। उसका वजूद कांपने लगा था। वो उसके बेहद करीब खड़ा उसका हाल बेहाल कर रहा था। जाविश ने खुद को बहादुर जाहिर करने के लिए गर्दन उकड़ाकर चूल्हे की आग बंद की थी और पास रखी प्लेट में उसके लिए खाना निकालने लगी। खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। दोबारा उसने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, वो अभी तक उसके बेहद करीब खड़ा था। साहिर साईं ने आहिस्ता से उसके हाथ से प्लेट लेकर करीबी टेबल पर रखी। वो अभी तक उसका रास्ता यूं ही ब्लॉक किए खड़ा था। खाना तो मैं खा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा ट्रिप पर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमने अपने किसी दोस्त के साथ इस हवाले से शर्त लगा रखी है। उसे देखते हुए सवाल करने लगा, तो जाविश ने बेयकीनी से निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। ये बात उसे कैसे पता चली? ये आपको कैसे पता कि मैंने किसी से शर्त लगाई है? वो अपनी हैरत पर ज़्यादा देर कंट्रोल ना कर सकी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ मासूम लोमड़ी, तुम्हारी कोई भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं है, ये बात याद रखना। और अब तुम मेरी डील के बारे में बात करो। तुम ट्रिप पर जा सकती हो, और बदले में तुम्हें सिर्फ एक किस करना होगा। वो उसके सामने खड़ा अपनी डील की तफसील बताने लगा। वो वाकई सचमुच में सब कुछ जानता था। उसका ट्रिप पर जाना ज़रूरी था, इसलिए तो उसका फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन आप मुझे किस करना क्यों चाहती हैं? वो बेहद परेशानी से कहने लगी। क्योंकि मुझे नशा होने लगा है तुम्हारा, और मैं ये नशा पूरा करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किस चाहिए, तभी मेरा नशा पूरा होगा। वो एक ही लम्हे में उसे जवाब दे चुका था। यकीनन उसे इस जवाब की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, लेकिन वो जान चुकी थी कि नशा करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की आदत हो जाना, और जो चीज़ आदत में शामिल हो जाए उसका मिलना कितना ज़रूरी होता है। मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। टाइम क्यों चाहिए तुम्हें लड़की? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें परसों हर हाल में ट्रिप पर जाना है। उसे घूरते हुए कहने लगा।
एक तो उसके लिए उसकी इतनी मदद करने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो इस लड़की के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कौन सा उससे पहली बार किस करने की बात कर रहा था? इससे पहले भी तो ऐसा हो चुका था। हाँ, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, मुझे फ़ैसला करना है कि आपकी डील अच्छी है या नहीं। अब ऐसे भी तो डील नहीं की जा सकती ना, पहले सोचना समझना पड़ता है, और हो सकता है मुझे आपसे बेहतर कोई अच्छी डील मिल जाए। वो सोचते हुए उसका दिल जलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, जितना चाहे वक्त ले सकती हो, लेकिन ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। हो सकता है जब तुम्हारा दिल इस ऑफ़र पर आए तब तक यहाँ डील ख़त्म हो जाए। वो टेबल पर बैठकर सुकून से खाना खाते हुए उसे एक और धमकी भी लगा चुका था, जिसकी ज़ाबिश ने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। उसके लिए चाय का कप बनाकर वो टेबल पर रखती खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। न जाने क्यों साहिर के साथ इस डील में उसे बहुत मज़ा आया था। अब आगे क्या होने वाला था ये तो वक्त ही जानता था। नहीं दारम भाई, खुदा के लिए ये मत कीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे घर वाले मेरी जान ले लेंगे, मुझे जान से मार डालेंगे। दारम कुर्सी से उठा ही था कि वो लड़की उसके पैरों में आ गिरी। मेरे पैरों से उठो लड़की, घर से भागने से पहले तुम्हें ये सब कुछ सोचना चाहिए था। क्या तुम्हें ज़रा शर्म ना आई ऐसा कदम उठाते हुए? वो बेहद गुस्से से दहाड़ा था। एक तो ये लड़की अपनी इस गलती को गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो आप ही बताएं मैं क्या करती? क्या बिक जाती वहाँ जहाँ मेरा सौतेला बाप मुझे बेचने वाला था? मैं जानती हूँ आपकी ये सारी बातें मेरी मनगढ़ंत कहानी लग रही होंगी, लेकिन कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। मेरे बाबा का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मेरी अम्मी के घर वालों ने उनकी दूसरी शादी कर दी और मुझे भी मेरे बाप के साथ रहना पड़ा। पहले तो वो बचपन में जगह जगह मुझसे काम करवाता था और जो पैसे मिलते थे वो अपने पास रख लेता था। फिर जब मैं इनकार करती तो मुझे बुरी तरह से मारता पीटता, मुझे बोलने का हक नहीं दिया जाता था। मेरी माँ अपनी बाकी औलादों की वजह से कभी मेरे हक के लिए आवाज़ ना उठा सकी, जिसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। और अब वो आदमी ज़बरदस्ती मेरा सौदा किसी के साथ कर रहा था। वो मेरा निकाह नहीं कर रहा था। अगर वो इज़्ज़त के साथ मेरा निकाह किसी से करता तो कभी घर से भागने की गलती ना करती। लेकिन अब मुझे घर से भागने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एक लड़की अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए दुनिया का कोई भी कदम उठा सकती है। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ उस लड़के के साथ एक कमरे में कपल के तौर पर रहकर सवाब कमा रही हो, क्या अपनी इज़्ज़त बचा रही हो? वो धाड़ उठा था। उसके गुस्से ने दर को भी सहमा कर रख दिया था। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि उस शख्स के साथ उस कमरे में रहने के बावजूद उसने कभी गलत निगाह से मुझे नहीं देखा। वो मुझसे शादी करने के लिए मुझे अपने साथ लाया है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन शायद ही दारम को उस पर तरस आया था। हमने आपको वो चैलेंज सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि होटल के मैनेजर का कहना था कि हमें जंगल के अंदर रात में अकेले नहीं रहने दिया जाएगा जब तक कोई दूसरा कपल हमारे चैलेंज को कबूल ना करे। ये इस होटल का असूल है कि जंगल के अंदर रात वही लोग रह सकते हैं जो उनके खेलों में हिस्सा लेते हैं। और फिर हमारे पास जंगल के अंदर जाने का कोई मजबूत वजह नहीं थी। अगर हम ये चैलेंज जीत जाते तो हमें 3 दिन और मिल जाते सबसे बचने के लिए और छुपने के लिए। लेकिन उसकी फैमिली के लोगों को पता चल गया है कि हम इस होटल में छुपे हुए हैं। उसने लड़के की जानब इशारा करते हुए बताया था। ये अपने ख़ानदान से डरता है तो तुम्हें लगता है कि तुमसे शादी करेगा? दारम साईं को रह रहकर इस बेवकूफ़ लड़की पर गुस्सा आ रहा था जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ भाग गई थी। अगर तो उसने अपनी इज़्ज़त की खातिर ये कदम उठाया था तो दारम उसके साथ था, लेकिन अगर इस लड़के ने इस लड़की से निकाह करने की बजाय सिर्फ अपना मतलब पूरा किया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने किसी मतलब के लिए इसे नहीं भगाया। इसके हालात देखकर मैंने एक कदम उठाया है। मेरी फैमिली अभी इसे कबूल नहीं करेगी, इसलिए हम दोनों यहाँ से भाग कर कहीं और जगह चले जाना चाहते थे जहाँ हम शादी कर लें और सुकून से रहें। फिर थोड़ा वक्त और गुजरेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊँगा और मुझे पता है मेरी फैमिली भी इसे कबूल कर लेगी। लड़के ने पूरी बात उसे समझाई तो दारू ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मैं तुम दोनों को 1 महीने का वक्त देता हूँ। आज तुम दोनों का निकाह होगा यहीं इसी होटल में और फिर तुम दोनों को दुबई भेज दूँगा। जब तक तुम वापस आओगे तब तक पूरी इज़्ज़त के साथ इस लड़की को अपने घर लेकर जाओगे। और अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ तो उसे मैं हल करूँगा। वो फ़ैसला सुनाते हुए बोला तो इन दोनों को भी उसके फ़ैसले में अपनी भलाई नज़र आई। देख ज़ाबिश, तुझे बाबा साईं की इजाज़त चाहिए तो कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता ढूँढना होगा ट्रिप पर जाने का। लेकिन नशेई को किस करना इतना आसान थोड़ी है, वो भी कैसे धड़ल्ले से किस माँग रहा है जैसे मेरी सारी किस पर सिर्फ़ उनका हक हो। खैर हक तो उन्हीं का है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी को किस दे दूँगी। मेरा किस तो उन्हें शादी के बाद ही मिलेगा। ये डील वगैरह मैं नहीं मानती, लेकिन अगर मैंने उनकी डील पूरी नहीं की तो मैं ट्रिप पर जाऊँगी कैसे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जावेद सोच सोच क्या किया जाए? जाकर बोल देती हूँ जनाब, मैं रुखसती से पहले कुछ नहीं करूँगी। और अगर यह सुनकर उन्होंने बाबा साईं से रुखसती की बात कर ली तो? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी मैं उनको हैंडल नहीं कर सकती। हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? छोटी सी कोशिश ही कर लेती हूँ। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया। चुप बेशर्म लड़की, ज़रा अकल नहीं है, शादी से पहले ऐसा सोचना भी गुनाह है। हाँ, उनको भी तो देखना चाहिए ना, उन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि अपने सोचे हुए पर अमल भी किया। उन्होंने 3 बार मुझे किस किया और उसके मुंह से सिगरेट की कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तौबा, मेरी तो सांसें बंद हो गई थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल किस नहीं करूँगी।
हाँ, तो उन्होंने 3 बार मुझे किस किया, अगर उनका किस करना गुनाह नहीं तो मेरा कैसे हो गया? और वैसे भी तो मेरे शौहर हैं ना, ट्रिप पर जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इतना भी ज़रूरी नहीं है ज़ाविद, सँभाल खुद को, कंट्रोल योरसेल्फ, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक रुखसती ना हो जाए ऐसा सोचना भी बुरी बात है। उसने एक बार फिर से अपने आप को डाँटा। हाँ, बिल्कुल यही सही है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। क्या हो गया अगर मैं शर्त हार गई तो? क्या हो गया अगर वो मेरी बेइज़्ज़ती करेगी? तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई गलत काम नहीं करूँगी। उसने खुद से वादा किया, लेकिन वो मेरी बहुत बेइज़्ज़ती करेगी अगर मैं शर्त हार गई तो पूरा साल मेरा मज़ाक उड़ाती रहेगी। लेकिन मैं फिर भी कोई गलत काम नहीं करूँगी। उसने अपनी सोच पर लगाम डाली और तेज़ी से नीचे की जानिब चली गई। अब उसे इस बारे में सोचना ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आती आपको हो क्या गया है? क्यों परेशान हैं? आखिर मसला क्या है? मुझसे तो शेयर करें आप। वो उसके सामने बैठी सीरियस अंदाज़ में पूछ रही थी। डार्लिंग, मुझे क्या हो सकता है? कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। वो होटल के हॉल में बैठा उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ सिनान साईं, और आप ये जो कल से इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे बताएँ। मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। आप जानते हैं ना, आप इस तरह उदासी से बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप तो मुस्कुराए भी नहीं। कल से क्या बोर कर रही हूँ आपको? अगर ऐसा है तो हम वापस घर चलते हैं। ओह मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? बिल्कुल भी बोर नहीं कर रहा। वो दरअसल सर में बहुत दर्द है ना, इसीलिए चुप था। और तुम पता नहीं क्या-क्या सोचने बैठ गई हो। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग पर ज़ोर डाल रही हो। छोड़ो ये सारी बातें। बताओ आज कहाँ चलना है घूमने के लिए? उसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगातार पूछने लगा। कहीं पर नहीं, आपकी तबीयत ख़राब है ना? तो चलिए रूम में चलकर आराम करें। आप हम कहीं नहीं जाएँगे। आपके सर में दर्द है और जब भी आपके सर में दर्द होता है आप साथ में बीमार भी हो जाते हैं। घूमने-फिरने के चक्कर में मैं आपकी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकती। इसलिए चले रूम में और आराम करें। उसका हाथ थामते हुए खुद तो उठकर खड़ी हुई, साथ में उसे भी खींचने लगी थी। सिनान को ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर उसके साथ रूम में जाना पड़ा। उन दोनों का निकाह हो चुका था और इन दोनों के निकाह का गवाह दारम साईं खुद था। अब इन दोनों के बीच आने वाली हर दीवार को वो खुद हटाने के लिए तैयार था। उसे किसी किस्म का कोई डर नहीं था, जबकि वो दोनों भी अब बेखौफ हो चुके थे। दारम का सहारा मिलना कोई आम सी बात तो हरगिज़ ना थी। वो दोनों अब रिलैक्स थे और कल दुबई के लिए निकलने वाले थे। दारम ने उनका ट्रिप 3 दिन की बजाय 1 माह का कर दिया था। दारम ने उनसे वादा किया था कि वो जब तक वापस आएँगे, वो इस सारे मसले को खुद ही हैंडल कर देगा। अगर ये गलती मेरे गाँव में से किसी ने की होती, तो इस वक्त तक शायद मैं उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन कहीं न कहीं तुमने ये काम इस लड़की की भलाई के लिए किया है और तुम्हारी नीयत मुझे कोई खोट नज़र नहीं आती। सिर्फ़ इसलिए मैं तुम दोनों की मदद कर रहा हूँ और आगे भी तुम लोगों की मदद करूँगा। लेकिन अगर तुम इस लड़की को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुँचाई या अपने ख़ानदान के प्रेशर में आकर इसे छोड़ने की कोशिश की, तो याद रखना कि इस लड़की के भाई का नाम दारम शाह है। और तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुनो। ये जो तुमने काम किया है इसे मैं सही हरगिज़ नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, अगर औरत को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कोई कदम उठाना पड़े तो वो गलत नहीं होता। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ये गलती तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी गलती हो। तुम्हारी तरफ से भी मुझे कोई शिकायत ना मिले। रात 2 बजे की फ़्लाइट है तुम लोगों की। एन्जॉय करना और अपनी खैर-ओ-खैरियत की खबर मुझे देते रहना। उस लड़के के सर पर हाथ फेरता हुआ लड़के को गले लगाता दर का हाथ थामकर कमरे से बाहर निकल आया था। धर्म साईं, आप कितने अच्छे हैं। कितना अच्छा किया आपने, लेकिन ऐसा क्यों कहा कि वो लोग गलत हैं? उसके साथ चलते हुए पूछने लगी। क्योंकि वो लोग गलत हैं जानम साईं। बेशक उनकी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन रास्ता तो गलत था। ये लड़का उसके घर में रिश्ता भी बेच सकता था। बिना कोशिश किए एक मामूली सी बात को मसला बना लेना और फिर उस मसले का हल तलाश करना कोई अक्लमंदी नहीं। आपको लगता है उसका वो कमीना बाप रिश्ता दे देता? वो अब लड़ने पर उतर आई थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो रिश्ता हरगिज़ नहीं देता, लेकिन शायद उसकी माँ इनकार ना करती। क्या तुम्हें अंदाज़ा है उस लड़की के इस कदम ने उसकी माँ की ज़िंदगी कितनी अज़ाब की होगी? मैं चाहता हूँ कि लड़की अपनी इस गलती को हमेशा याद रखे, अपनी आने वाली खुशियों में अपनी माँ की अज़ियतों को नज़रअंदाज भी ना करे। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने अपनी माँ के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी की है। और इस वक्त मैं तुम्हारी फ़िज़ूल बहस नहीं सुनना चाहता। जल्दी से कमरे में चल लो, वरना मैं यहीं तुम्हारे गुलाबी लबों पर किस कर दूँगा। वो अचानक से उसका ध्यान इस चीज़ की जानब ले गया तो दर ने हैरान होते हुए अपने मुँह पर हाथ रख लिया, जबकि दारम कहका लगाता आगे पीछे देखता उसे अपनी बाहों में उठाता कमरे में चला गया था। हाँ, तो क्या फ़ैसला किया तुमने मेरी डील के बारे में? वो सुबह-सुबह ही नीचे आई थी ये सोच कर के साहिल साईं अब तक अपने काम पर जा चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कह दिया था कि मुझे वक़्त चाहिए। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। वो जल्दी से कहते किचन की जानब भागने लगी थी। और शायद तुम भूल रही हो कि कल सुबह तुम्हारा ट्रिप जाने वाला है। देखो, अगर तुम्हें ट्रिप पर जाना है तो तुम्हारे पास टाइम लिमिट बहुत कम रह गई है। वो याद दिलाते हुए बोला। नहीं, मैंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया और मैं इतनी ज़रूरी चीज़ ऐसे ही तो नहीं करूँगी ना, सोच समझ कर फ़ैसला करूँगी और आपको जवाब दूँगी। कोई सब्र व तहम्मुल नाम की चीज़ भी होती है। आप में तो सब्र नाम का भी नहीं है। वो हमेशा की तरह अपनी ज़ुबान पर काबू किए बिना बोली। ये मेरा सब्र ही है कि अब तक तुम बिना रुख़सती के खड़ी हो, वरना जिस तरह से तुम्हारा नशा मुझे लगा है ना, कब का रुख़सती करवा चुका होता।
ये मेरा सब्र ही है कि तुम्हारी इस प्रेगनेंसी वाले ड्रामे का फ़ायदा उठाने की बजाय तुम्हें इस चीज़ का मतलब सिखाया। ये मेरा सब्र ही है कि तुम इस वक्त मेरे सामने खड़ी तर ज़ुबान चला रही हो, वरना अब तक मुझसे शर्माती अपना चेहरा कहीं छुपा रही होती। और अब कुछ भी फ़िज़ूल बोलने से पहले अपनी ज़ुबान पर काबू किया करो, अपने लफ्ज़ों को अपने दिमाग में रख कर समझा करो और फिर बोला करो, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे हर लफ्ज़ की तुम्हें सज़ा दूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं लेट हो रहा हूँ और अपने डील के बारे में फ़ैसला कर लेना। वो एक नज़र अपनी घड़ी की जानब देखता तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गया था, जबकि ज़ाविश वहीं खड़ी उसकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। न जाने क्यों अचानक ही मुझे साहिर साईं की बातें, अंदाज़, यहाँ तक कि सिगरेट पीना भी। वो अपनी ही धुन में मुस्कुराते हुए कुछ बोलने वाली थी कि उसने गुलाबी लबों पर थप्पड़ दे मारा। तौबा तौबा, क्या सोचने लगी हो? मैं ज़रनिश अद्दी, प्लीज़ जल्दी घर वापस आ जाएँ, आपकी बहन बिगड़ रही है। तसव्वुर में ज़रनिश से मुखातिब थी। यकीनन अगर ज़रनिश उसकी सोच समझ लेती तो खुश होती। सिनान सही, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आए बाहर चलते हैं, कितनी प्यारी मज़े की ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप यहाँ कमरे में बैठे हैं। चले बालकनी में चलते हैं। उसका हाथ थाम कर उसे कहने लगी। वो कल से ही बेहद परेशान था, वो नोट कर रही थी। उसके पूछने पर भी उसने कोई वजह नहीं बताई। उसकी खामोशी उसे मज़ीद परेशान कर रही थी। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ ज़रनिश, यहाँ बैठो मेरे पास और मेरी बात को पूरी तरह समझने की कोशिश करना। दरअसल मैं तुम्हें शादी वाली रात ही सब सच बताने वाला था, बल्कि शादी से पहले ही तुम्हें बता देना चाहता था। अब कौन सी बात करने वाले हैं सिनान साई? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। देखिए सिनान साई, अब हम दोनों फ्यूचर में ही एक खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपका पास्ट हम दोनों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, तो इस बारे में बात ही क्यों करनी। जानती हूँ आप ये जो पिछले कुछ दिनों से इतने ज़्यादा परेशान है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह है, और अगर ये वजह आपके पास्ट को लेकर है तो मुझे नहीं जाननी। ज़रनिश, तुम्हें सब कुछ जानना होगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, क्योंकि तुमसे कुछ भी छुपाने का मतलब है कि सारी ज़िंदगी के लिए अपनी ही निगाहों में गुनहगार हो जाना। वो बेहद सख्ती से बोला तो ज़रनिश घबरा गई। क्या हो गया आपको सिनान साई? अब इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपकी ये बात इतनी अहम है तो बताएं मुझे, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं सुन रही हूँ। उसका इतना गुस्सा होने पर वो आहिस्ता से उसका हाथ थामते हुए कहने लगी थी, मैं जानता हूँ मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ शायद तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़देह होगी, लेकिन मैं मज़ीद ये राज अपने दिल में छुपा कर नहीं रख सकता ज़रनिश। मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारे साथ निकाह करने से 3 साल पहले किसी और से निकाह कर चुका हूँ। मैं बहुत मजबूर था। उस वक़्त मैंने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़, वो भी बोल ही रहा था कि ज़रनिश के हाथ उसके हाथ से अलग हुए। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसकी आँखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। यकीनन वो उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। ज़रनिश नफ़ी में सर हिलाते हुए उसके करीब छुटने ही लगी थी कि सिनान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। दूर रहें मुझसे, कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा आपसे। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे एक सेकंड भी आपके साथ नहीं रहना। धोखा दिया आपने मुझे, दूर हो जाए मेरी नज़रों से, नफ़रत है मुझे आपसे। वो गुस्से से उसे धक्का देती कमरे से बाहर निकलने लगी थी कि अचानक सिनान की आँख खुल गई। उसका चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था। उसके बिल्कुल करीब ज़रनिश गहरी नींद में सो रही थी। उसने एक पुरसुकून सांस खींचा और ज़रनिश के करीब होते हुए उसे अपनी बाहों में भींचकर अपने सीने से लगा लिया। सिनान साईं, ये कोई वक्त है रोमांस करने का? सो जाएं, रात के 2:45 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है। उसके चेहरे पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोली थी, जबकि उसके चेहरे पर आया पसीना देखकर वो भी परेशान हो गई थी। मैं तुम्हें अपने बेहद करीब महसूस करना चाहता हूँ, मेरे पास रहो, बहुत पास। उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। ज़रनिश ने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके सीने से लगाया, उसके गिर्द बाहें फैलाते हुए उससे लिपट गई। इतना बहुत है या और करीब आऊँ? वो उसके कान के करीब शर्माती हुई आवाज़ में गुनगुनाई थी। और कितना करीब आ सकती हो तुम? उसके चेहरे पर जा बचा अपने लबों का लम्स छोड़ता वो उसे सवाल करने लगा। अगर आप कहें तो आपके दिल में चौकड़ी लगा कर बैठ जाती हूँ। वो शरारत से उसके दिल के मुकाम पर अपने लब रखते हुए बोली तो सिनान की लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझ पर कितना यकीन करती हो? उसके नाजुक वजूद के गिर्द अपनी बाहें फैलाते हुए वो उसे सवाल करने लगा। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है। मेरे वालिदैन ने मुझे आपके निकाह में दिया है और मेरे वालिदैन का फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और अब सिर्फ निकाह का रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ, दिल का रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, और ये सारे रिश्ते मुझे आप पर यकीन करने पर मजबूर करते हैं। उसके लबों का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करते हुए वो बंद आँखों से अपने ख्यालात बयान करने लगी। हमेशा करोगे ना? वो सवाल कर रहा था। आपको शक है तो आज़मा लें, किसी बात पर यकीन करना है। किस बात पर यकीन करना है बताएं? आप जो कहेंगे वही सही है, मुझे यकीन है। वो बंद आँखों से बोली। लाइट बल्ब की रोशनी में वो उसका मासूम सा चेहरा देखते हुए उसे अपने आप में कैद कर गया। बहुत क्या प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे ज़रनिश, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा अब मैं कभी भी। नहीं, तुम जान हो मेरी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगता है जल्द तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ-साथ सिमनान शाह भी ख़त्म हो जाएगा। उसे देखते हुए बेहद उदासी से बोल रहा था जब अचानक ही ज़रनिश ने उसके लबों पर अपना नाज़ुक सा हाथ रख दिया। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी नाउम्मीदी की बातें कर रहे हैं? ना जाने क्या-क्या सोचते रहते हैं।
ऐसा कुछ नहीं होगा और कभी नहीं होगा। उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए वो सख्ती से बोली तो सिनान ने उसे खुद से लगाते हुए उसके माथे को चूमा और खुद भी आंखें बंद कर गया। आसान नहीं था जर्निश को कुछ भी बताना। वो नाजुक सी लड़की टूट कर बिखर जाती और शायद सिनान शाह उसे कभी भी जोड़ ना पाता। ये तो बाहर का रिश्ता था और वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने दे सकता था। उसे ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर हैंडल करना था। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी जर्निश को कुछ भी नहीं बता पा रहा था। जर्निश उसे छोड़ जाएगी यह ख्याल भी इसके लिए सुहानी रूह था। उसे खोने के ख्याल से भी वो डरने लगा था। इन चंद दिनों में ही वो इसे इतना ज़्यादा चाहने लगा था कि उससे दूर जाने का ख्याल भी उसे डरा गया था। उसे कुछ भी नहीं बता पा रहा था लेकिन वो चुप भी नहीं रह सकता था। उसे कुछ ना कुछ करना था। न जाने हकीकत जानने के बाद जर्निश किस तरह से रिएक्ट करेगी, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो उसे सब सच बता दे और वो उसे कल ही सब कुछ बता देना चाहता था। कल वो उसे अपने साथ उसी पहाड़ी पर लेकर जाने वाला था जहाँ आने के बाद वो सबसे पहले गई थी। जर्निश को वो जगह बेहद पसंद थी। उसने सोचा था वहीं जाकर उसे सब कुछ बता देगा। वक्त और हालात के साथ उसे अपनी सिचुएशन बताएगा तो उसे यकीन था जर्निश उस पर यकीन ज़रूर करेगी। उसे सोच लिया था कि उससे कुछ नहीं छुपाएगा क्योंकि उसे यकीन था कि सारे मामले में वो बेकसूर था। वो तो इस सब के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। वो सिर्फ मुस्कान की मदद करना चाहता था क्योंकि वो अपनी वजह से किसी लड़की को यूं बेगुनाह मरते नहीं देख सकता था। मुस्कान की खातिर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था क्योंकि वो इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जिस गुनाह का हिस्सा वो लोग उसे बनाना चाहते थे। लेकिन तब उसे अंदाज़ा ना था कि मुस्कान बाद में ये सब कुछ करने पर आ जाएगी। क्या कर रही है दर्द? क्यों बार बार ब्लैंकेट खींच रही हो? उसकी आंख तीसरी बार खुली थी और वो पूरे यकीन से कह सकता था कि दर्द जाग रही है और ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। बार बार ब्लैंकेट उसके ऊपर से खींच कर उतार देती और खुद पर लपेट लेती थी। 3 बार दारमसाई उससे लेकर खुद पर डाल चुका था लेकिन हर बार खींचे जाने पर उसने उठकर अलमारी से दूसरा ब्लैंकेट निकाला लेकिन शायद दर को ये भी मंजूर ना था। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि दूसरा ब्लैंकेट भी वो खींच चुकी थी जिस पर दारम को मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ी। क्या है दारम साईं, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? आधी रात को सुकून से सोने देना। मुझे एक तो ये ब्लैंकेट इतनी छोटी सी है, ये तो मुझ पर भी पूरी नहीं आती और आप भी इसमें आ रहे हैं, कैसे गुजारा होगा हम दोनों का? वो फुल मासूमियत से उसे देखती हुई नींद से भरी आवाज़ में बोली। जानम साईं, मैं दूसरी निकाल कर लाया था और खैर से इतनी बड़ी है कि हम दोनों इसमें आसानी से कवर हो जाते हैं। उसकी मासूमियत पर वो उसे घूरते हुए बोला। अच्छा, ऐसी बात है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ये सारी बहस हम सुबह करेंगे, इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही है। वो खुद पर दोनों ब्लैंकेट अच्छी तरह से डालते हुए उसे ठेंगा दिखा गई थी। मतलब ये कि तुम मुझे इस सर्दी में मारना चाहती हो? वो बेड पर लेटते हुए उससे सवाल करने लगा जिस पर वो खिलखिलाई थी। इतनी भी सर्दी नहीं है कि कोई इस सर्दी में मर जाए और वैसे भी आपने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए थे ना। अब भुगते सज़ा वो दांत दिखाती उसे काफ़ी मासूम लगी थी। अच्छा, तो ये बदला लिया जा रहा है, अच्छी बात है, लो बदला, मेरा क्या जाता है, मैं तो बगैर ब्लैंकेट के भी सो जाऊँगा। बाकी आज इतनी सर्दी नहीं है और कमरे में हीटर भी चल रहा है तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन गोलगप्पे नामी चीज़ तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। वो उसे धमकी देते हुए आंखें बंद कर गया था जबकि दर ने उसे घूर कर देखा था, लेकिन उसके घूरने की परवाह न दारमशाह ने पहले की थी और ना ही आज की थी। वो यूं ही आंखें बंद किए आराम से पड़ा रहा जब दर घूरे जा रही थी। मैं इतनी आसानी से आपको माफ़ नहीं करूँगी और ना ही सोने दूंगी दारम साईं। वो उसका हाथ चेहरे से हटाते हुए बेहद गुस्से से बोली थी। जो उखाड़ दें उखाड़ दो। वो करवट बदलता उसे चैलेंज कर गया था जिस पर दर गुस्से से मुठ्ठियाँ बीचते उसे बेड से नीचे धक्का देने लगी। बेवकूफ़ लड़की, ये क्या हरकत है? उसके मुक्कों की बरसात से खुद को बचाता वो पीछे हटा था जबकि इस पीछे हटने पर दर और शेरती बनते उसे बेड से नीचे धक्का देकर गिरा चुकी थी। अपने गिरने पर वो उसे घूरते हुए सख्ती से बोला जिस पर दर ने अपने दोनों हाथ जाड़े थे जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया और सुकून से बेड पर लेट गई थी। अब आप बेड पर वापस तभी आ सकते हैं जब आप मुझे गोलगप्पे खिलाएंगे। अगर नहीं खिला सकते तो फिर आदत भी नहीं लगानी चाहिए थी। वो उसे पीछे हटती करवट लेकर ऊंची आवाज़ में बोली। बेवकूफ़ लड़की, अंधेरा हो रहा था और बारिश भी, इसलिए जल्दी जाने के चक्कर में तुम्हें मना किया था। तुम जानती तो हो रोड कितनी ख़राब थी, होटल का रास्ता कितना अजीबो-गरीब है। मैं वहाँ किसी मसले में नहीं पड़ना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस छोटी-सी बात को इतना बड़ा रंग दो। यार, गोलगप्पों के लिए कौन अपने शौहर को बेड से नीचे धक्के देता है? उसकी इतनी ज़रा-सी बात को दर कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गई थी और दारम को भी अंदाज़ा नहीं था कि दर को गोलगप्पे इतने ज़्यादा पसंद आ जाएँगे। वो तो उनके लिए सचमुच में दीवानी हो गई थी। पहले क्या ज़ाबिश बीबी कम थी गोलगप्पों के पीछे पागल कि उसकी बीवी भी इन्हीं चक्करों में लग गई थी। दर, मैं बेड पर वापस आ रहा हूँ यार, मैं नीचे नहीं सो सकता। उसकी नाराज़गी को समझते हुए खुद ही वापस बेड पर नहीं आया था। वो नहीं चाहता था कि दर को ये लगे कि उसकी नाराज़गी दारम के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए वहीं कालीन पर ही काफ़ी देर लेटा रहा। लेकिन अब जब दर की तरफ से काफ़ी देर से कोई जवाब ना आया तो उससे मुखातिब करने लगा, लेकिन उसकी तरफ से अब भी उसे कोई जवाब ना मिला था। वो काफ़ी देर से उसे तंग कर रही थी, कभी उस पर अपनी टांगें रखती तो कभी हाथ पैर मारती और फिर ब्लैंकेट ही लेकर उसे बेड से नीचे गिरा दिया और अब उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। शायद वो सो गई थी। दारम ने सोचा कि उसे बेड पर चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी यह मासूम नाराज़गी दारम के लिए बेहद अहम थी। वो आहिस्ता से बेड पर से तकिया खींचता वहीं कालीन पर लेट गया। अगर किसी को पता चल गया कि अपने इलाके का सरदार अपनी बीवी की नाराज़गी के डर से
युगकालीन पर्सन मुरीदी की अलग रकम तहरीर कर रहा है तो क्या गुजरती उसके गाँव वालों पर। उसे सोचते हुए आंखों पर हाथ रखते आंखें बंद कर ली थी, जब थोड़ी देर के बाद उसे अपने सीने पर दर्द का सर महसूस हुआ और साथ ही उसके ऊपर ब्लैंकेट पड़ी हुई थी। दारम ने बिना आंखें खोले मुस्कुराते हुए उसे खुद में भींच कर उसके माथे पर अपने लब रख दिए थे। माफ़ नहीं किया मैंने, कल ही गोलगप्पे खिलाने लेकर चलेंगे, वो उंगली दिखाते हुए बोली तो दारुण ने उसकी उंगली थाम कर अपने लबों से लगाई थी। पक्का वादा मेरी जान, अब बेड पर चले, वो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ उसने पूछने लगा। नहीं, यहीं पर ठीक है, उसके गिर्द अपने बाजू लपेटते हुए उसके सीने पर अपना सर रख कर बोली तो दारुण को उसकी अदा बेहद भाई थी। सारा दिन सोच सोच कर आखिर तंग आ गई थी, उसे कोई आइडिया ना मिला था ट्रिप पर जाने का। और दूसरी तरफ उसकी सहेली ने लैंडलाइन पर उसे कॉल कर डाली थी और फिर उसका खूब सारा मजाक भी उड़ाया था। इतना सारा मजाक बनवाने के बाद उसने फ़ैसला कर लिया था कि वह साहिर साईं की डील को एक्सेप्ट कर लेगी। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही। ये ना हो कि वो घर ही ना आए और अगर ऐसा हुआ तो उसकी तो बहुत बेइज़्ज़ती होने वाली थी। नहीं, नहीं अल्लाह जी प्लीज़ नहीं, उन्हें भेज दीजिए और प्लीज़ जल्दी भेज दीजिए ताकि मेरा काम हो जाए और कोई भी मेरा मजाक ना उड़ा सके। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में भी चक्कर काट-काट कर उसके पैरों में दर्द होने लगा था। जब घड़ी ने रात के 12 बजाए और साथ ही बाहर गाड़ी खड़े होने की आवाज़ आई। या अल्लाह इनमें कोई जिन भूत तो नहीं रहता, हमेशा भूत वाले वक्त पर एंट्री मारते हैं। खैर ये सारी बातें मैं बाद में सोचूंगी, पहले उन्हें खाना देती हूँ और फिर उनकी डील को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इस अंदाज में कि उन्हें लगे कि मैंने बस उनकी बात रख ली है, वरना मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी और ना ही कोई शौक़ था ट्रिप पर जाने का। वो तो बस उन्होंने मुझे डील दी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे कबूल करके ट्रिप पर चली जाती हूँ, वरना बाबा साई के इनकार करने के बाद कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी उसे सिफारिश की। वो तो उनकी बात को पूरी फर्माबरदारी से कबूल कर चुकी थी और वो इतनी अच्छी बेटी थी, अपने बाबा साईं की बात कैसे टाल सकती थी। उसने अपनी गर्दन अकड़ा कर अपना प्लान सोचा और फिर नीचे की जानब चल दी। गाड़ी की आवाज़ आ गई थी ना तो फिर खुद ही चलकर नीचे क्यों नहीं आ गई। जानती हो इस वक्त कितनी भूख लगी होती है, कभी अपनी सोचों की दुनिया से बाहर भी निकल आया करो। उसने किचन में कदम रखा तो साहिर खुद ही फ्रिज से खाना निकालने में मसरूफ़ था। शायद उसे आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, जबकि रोज़ की तरह सिगरेट उसकी उंगलियों में दबा हुआ था। नहीं नहीं साहिर साईं, वो नीचे आ ही रही थी ना कि मुझे आपकी डील की याद आ गई, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी कोई फ़ैसला कर लेती हूँ। आप पूछेंगे ज़रूर, तो अगर मैंने ये कह दिया कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा तो कितना अजीब लगेगा ना, इसलिए मैंने उसको सोचने में थोड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। वो खासे मगरूराना अंदाज में कहते हुए खुद ही उसके लिए खाना गर्म करने लगी। नहीं, अब तुम्हें उस पर वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को ज़िंदगी में और काम होते हैं, अपना दिमाग इन फजूलियात पर मत लगाया करो। मैंने तुम्हें कहा था कि इस डील का एक मुकर्ररा वक्त है और तुम अपना वक्त ज़ाया कर चुकी हो। अब वो डील मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए तुम्हें भी अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। 3 दिन के बाद तुम्हारे कॉलेजेस वापस स्टार्ट होंगे तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये पेपर हो जाए तो मैं रुखसती की बात करूँगा और तब तक खाना ठीक से बनाना सीख लो और रोज़ किसी न किसी चीज़ में नमक तेज़ कर देती हूँ। मुझे बीवी चाहिए थोड़ी सुलझी हुई, क्योंकि उलझा हुआ मैं खुद हूँ। वो उसके बेहद करीब खड़ा अपनी बात करते हुए उसकी जानब मुड़ा और उसके बालों की लट को उंगली में लपेटते हुए आहिस्ता से उसके कान के पीछे करता उसे घबराहट में मुब्तला कर गया था। लेकिन डील उसे अपने बेहद करीब महसूस करते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली तो साहिर साई की घनी मूंछों तले नापी लबों पर मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। अब डील नहीं रुखसती होगी जाने मन, तुमने अपना वक्त बर्बाद किया है। मैंने कहा था ना ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है। इस बार वो बाकायदा दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला था, लेकिन आपने तो कहा था कि ये नशा। उसे बदलते देखकर काफ़ी परेशान हो गई थी, उसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी। कतरा कतरा नशा करने से बेहतर है कि बंदा एक बार फुल डोज लेकर मदहोश हो जाए, और वैसे भी कुछ नशे मुकम्मल करने में ही मज़ा आता है और मैं इस नशे को मुकम्मल करना चाहता हूँ। उसकी थोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर करते हुए वो अंगूठे से उसके नाजुक गुलाबी लबों को छूता खमार उल्लूद आवाज़ में बोला। उसका बहकता लहजा उसे घबराहट में मुब्तला कर गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह सनसनाई थी, वो लरज़ कर उससे दूर हटी थी। चेहरा जैसे खून छिलकाने को था। उसका घबराया घबराया स्वरूप साहिर साई आंखों से अपने दिल में उतार रहा था। इसका मतलब मैं ट्रिप पर नहीं जा सकूंगी। वो नज़रें ज़मीन पर गाड़े उससे सवाल कर रही थी। अब हम सीधा हनीमून पर जाएंगे मासूम लोमड़ी, वो बेहद दिलकशी से मुस्कुराया। आप खाना खा लीजिए, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। वो प्लेट मेज़ पर रखते हुए जल्दी से किचन से भाग गई थी, जबकि साहिर के कहके की आवाज़ उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूर तक सुनाई दी थी। जबकि उसकी आवाज़ सुनते ही जाविश के चेहरे पर भी एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई थी। तुमने बात की अपनी बेटी से समरा? मैं तुम्हें कितने दिन से कह रहा हूँ, लेकिन मजाल है जो तुम मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो बीन हमें सड़क पर लाने का सोच रहा है। उसे किसी भी हाल में नूर से बात करनी है। तुम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? बीन हमारा जीना हराम कर देगा। क्या तुम्हारी नज़र में इस बात की कोई वैल्यू नहीं है? क्या तुम ये घर, ये गाड़ियाँ, ये ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी छोड़कर उस झेल के तहखाने में रह पाओगे? नहीं ना, तो फिर कुछ करो, इससे पहले कि वो बीन हम पर फ्रॉड का केस करके हमें अंदर करवा दे। अपनी बेटी से बात करो, अगर तुम्हें उसकी मिन्नतें करनी पड़ी तो वो भी करो, लेकिन सिर्फ एक बार उसको कहो कि बीन से बात कर ले। अगर उसने बीन से बात नहीं की तो वो बीन पागल हो जाएगा और मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता।
ऊपर से तुमने इतनी कहानियाँ बना दी हैं कि वहाँ नूर पर पता नहीं कौन कौन से जुल्म सितम हो रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि वो बेवकूफ़ लड़की अपने शौहर के साथ हनीमून पर जा चुकी है। जैसी तुम वैसी तुम्हारी बेटी, तुम भी आ गई थी सरमद शाह की बातों में और उससे मोहब्बत कर बैठी थी, और अब तुम्हारी बेटी भी ऐसी ही निकली। चार लोग क्या देख लिए, खुद से मोहब्बत जताने वाले उन्हीं की होकर रह गई है वो। मैं कह रहा हूँ समरा, तुम्हारी बेटी तुम्हारा साथ नहीं देगी, वो बदल गई है वहाँ जाकर। माइक टेंशन से पागल हो रहा था, जबकि समरा कुर्सी पर बैठी उसकी बातें सुनते हुए मुसलसल दानम शाह के नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। कॉल्स जा तो रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। समरा ने तंग आकर फ़ोन रख दिया। तो मैं क्या करूँ माइक, बताओ मुझे क्या करूँ? पाकिस्तान चली जाऊँ, वहाँ जाकर नून की मिन्नतें करूँ, तरले करूँ कि बीन से बात कर ले? अगर उसने बीन से बात नहीं की तो तुम बर्बाद हो जाओगे, हम जेल चले जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें, जब मेरी बेटी को पता चलेगा कि मैं उसे सिर्फ़ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्या वो मेरे साथ यहाँ आएगी, मेरी बात मानेगी, मेरी मदद करेगी और तुम्हें बचाएगी, जिसने महज़ 14 साल की उम्र में उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी? अगर मैं खामोश हूँ तो मुझे खामोश रहने दो माइक, बार-बार मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी टेंशन में तुम हो उतनी ही टेंशन मुझे भी है इस मामले में, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए भी ये मुश्किल वक़्त है, वो फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बताओ मुझे, तुम कुछ कर सकते हो इस मामले में? नहीं ना, तो सुकून से मुझे दानिम के फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने दो, क्योंकि जब तक वो जाहिल गँवार फ़ोन नहीं उठाएगा तब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। एक तो मेरी बेवकूफ़ बेटी ने वहाँ जाकर फ़ोन तक बंद कर दिया है, और अब मुझे उससे बात करने के लिए उस 2 कौड़ी के आदमी को फ़ोन उठाने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, और ऊपर से तुम मुझे अलग टेंशन दे रहे हो। उसके अंदाज़ पर वो चिल्लाते हुए बोली थी, और उसके चिल्लाने पर माई खामोश होकर कुर्सी पर बैठ गया था, बिल्कुल किसी हारे हुए जवारी की तरह। उसे अपने सर पर बहुत बड़ी मुसीबत डाल ली थी। इतने सालों से वो बीन को बेवकूफ़ बनाकर उसे लूटता रहा था नूर के नाम पर, और अब जब बीन उसके लिए पूरी तरह पागल हो चुका था, समरा ने अनजाने में दौलत की लालच की खातिर नूर को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी, और अब खुद बुरी तरह फंस गई थी। वो मेरी बेटी है माइक, मैं उसे हैंडल कर लूँगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस बुला लूँगी, तुम परेशान मत हो, इस मसले का हल निकाल लूँगी। उसके पास बैठते हुए उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। नहीं सिमरन, मुझे यकीन है वो वापस नहीं आएगी, वो उन लोगों की मोहब्बतों को छोड़कर वापस नहीं आएगी। तुम भी हार गई थी उन लोगों के सामने। वो तो तुम्हारी बेटी है, इन रिश्तों के लिए, उस तवज्जो के लिए वो सारी ज़िंदगी तरसती रही है। तुम्हें लगता है वो ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास वापस आएगी? जहाँ उसे कभी ममता का लम्स भी नहीं मिला, वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा, तो समरा ने शातराना मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तुम मुझे नहीं जानते माइक, इतने सालों के बाद भी तुम मुझे नहीं जान पाई, अफ़सोस है। मुझे समरा समरा हूँ मैं माइक, और नूर मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को वापस बुला लूँगी। वो वापस ज़रूर आएगी, यकीन करो, उसे देखते हुए बोली। तो माइक ने हाँ में सर हिलाया। उसे यकीन था समरा के पास ज़रूर कोई ना कोई बड़ी वजह मौजूद है, जिससे वो कैसे भी करके नूर को वापस लंदन बुला लेगी। उसे भी इसी चीज़ का इंतज़ार था कि कब नूर वापस आती है और वो अपना मतलब पूरा करते हैं। उसकी आँख खुली तो उसने सबसे पहले अपने बेहद करीब नींद की वादियों में खोई अपनी बीवी को देखा था, जो हमेशा की तरह अपना एक हाथ अपने गाल के नीचे और दूसरा उसके सीने पर रखे गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखते हुए दारम साईं के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसके माथे पर बोसा देते हुए वो आहिस्ता से उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरता उसे बेड पर ले आया था। गोलगप्पे उसे बेड पर लेटाता खुद फ्रेश होने जा रहा था, जब अचानक दर्द ने उसका कॉलर थाम कर नींद भरी आवाज़ में उसे याद दिलाया। उसकी आवाज़ पर उसका दिल चाहा कि वो कहका लगा उठे। इतनी दीवानगी, वो भी गोलगप्पों के लिए? उसे बहुत हंसी आई, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए उसने आहिस्ता से उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर उसके सीने पर रखा था। जानम से ही खिला दूंगा, वादा किया है, अब इतना भी बुरा नहीं हो कि तुमसे वादा खिलाफ़ी करूंगा, वो दिलफरेब अंदाज में कहता हुआ उसके नरम मुलायम गालों को लबों से छूता फ्रेश होने चला गया था। दारम वापस आया तो दर एक बार फिर से गहरी नींद में उतर चुकी थी। वो उसे जगाए बिना अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देता खुद बालकनी की खिड़की पर आ गया था। जब उसे अपने मोबाइल का ख्याल आया, वो जब से यहाँ आया था उसका फ़ोन मुसलसल साइलेंट पर था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। वो अक्सर अपना फ़ोन सुबह ही चेक करता था। ख़ासकर इन पिछले 16 दिनों में उसने अपने फ़ोन का इस्तेमाल तकरीबन छोड़ दिया था। वो जब से यहाँ आया था, फ़ोन जैसे गैर ज़रूरी सी चीज़ हो गई थी। सुबह उठने से पहले ही वो जिससे भी बात करना चाहता था कर लेता था। दर के जागने के बाद उसका फ़ोन भी दर के ही कब्ज़े में रहता था, और इस दौरान वो अपने फ़ोन का कॉलिंग सिस्टम बंद कर देता था ताकि कोई भी कॉल ना आए। लेकिन पिछले 4 दिनों से मुसलसल एक बाहर के नंबर से उसे कॉल आ रही थी। उसे यकीन था कि कॉल करने वाली समरा ही है, और यकीनन वो दर से बात करना चाहती है, क्योंकि 3 दिन पहले जब उसने घर पर फ़ोन किया था तब हमना चाची साई ने बताया था कि उन्होंने समरा को उसका नंबर दिया है ताकि वो नूर से बात कर सके। लेकिन उसने दर को ये बात बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा था। वो हरगिज़ उसे उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ का जो मकसद था वो पूरा भी नहीं होने दे सकता था। इसीलिए वो बहुत मुहतात था
इस मामले में उसने फ़ोन उठाया तो रोज़ की तरह आज भी उसके फ़ोन पर बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई थी। वो इन्हें नज़रअंदाज़ करता, फ़ोन पर अपने ख़ास मुलाज़िम को कॉल करके उससे काम के बारे में बात करके फ़ोन एक बार फिर से बंद करने लगा था कि समरा का नंबर जगमगाने लगा। उसने एक नज़र बेड की जानिब देखा जहाँ दर होशो-हवास की दुनिया से बेखबर अपने ही ख्वाबों के जहान में खोई हुई थी। उसने बालकनी का शीशा बंद करते हुए फ़ोन कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम। जी, कहें क्या कहना चाहती हैं आप? ये लोड नहीं हो रहा, 1 मिनट। काफ़ी दिन से देख रहा हूँ मैं आपकी कॉल्स को, ख़ासी बेकरारी है आपको मुझसे बात करने की, तो लीजिए उठा लिया मैंने फ़ोन। काफ़ी मैसेजेस भी आए हुए थे आपके, माज़रत रिप्लाई करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि इस वक्त मैं काफ़ी मसरूफ़ था और डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं। वो बिना ही खैर व खैरियत दरियाफ़्त किए अपने मखसूस लहजे में उनसे मुखातिब हुआ। मुझे तुमसे नहीं अपनी बेटी से बात करनी है, बात करवाओ मेरी नूर से। उसकी आवाज़ सुनकर समरा चिल्लाते हुए बोली थी। एक तो उसका लबो लहजा उसे आग लगा गया था और फिर ये बात कबूल करना कि वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा था, उसे बुरी तरह से खौला गया था। एक बार फिर से माज़रत, मेरी बीवी इस वक्त सो रही है और मैं इसे किसी कॉल के लिए डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आपको जो भी बात करनी है बाद में कर लीजिएगा। हम वैसे भी 2 हफ़्ते बाद वापस चले जाएँगे, तो उसके पास उसका अपना फ़ोन होगा, कर लीजिएगा अपनी 1 महीने की इकट्ठी की हुई सारी बातें। उसके चिल्लाने पर दारम ने काफ़ी रिलैक्स अंदाज में उसे जवाब दिया था। ओह जस्ट शट अप, तुम अनपढ़ गँवार आदमी, मुझे बताओ कि मुझे मेरी बेटी से कब बात करनी है और कब नहीं। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे इस लबो लहजे में बात करो, जाहिल आदमी। उसके अंदाज़ पर समरा उस पर चढ़ दौड़ी थी। आपकी निगाहों में जाहिल और गँवार कौन होता है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका ये जाहिलाना अंदाज़ और आपकी गुफ्तगू के लिए अल्फाज का चुनाव आपको अनपढ़, गँवार और जाहिल ज़ाहिर कर रहा है। मोहतरमा, मेरी नज़र में 4 जमातें पढ़ लेने से या 4 लफ्ज़ इंग्लिश के रट लेने से कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता, और मेरी औकात ये है कि मैं आपकी बेटी का शौहर हूँ और यकीनन ये चीज़ आपकी निगाहों में अहमियत नहीं रखती, और ना ही मुझे आपसे रिश्तेदारियाँ बनाने का कोई ख़ास शौक़ है, और मेरे ख़्याल में किसी को औकात का सर्टिफिकेट देने वाली आप कोई नहीं होती। इसलिए अगली बार मुझसे बात करते हुए अपना लहजा और अंदाज़ बेहतर बनाइएगा, वरना इस तरह के लब लहजे वालों को दारुमशा मुँह लगाना पसंद नहीं करता। आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बीवी की वालिदा हैं, लेकिन अगली बार मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूँगा। खुदा हाफ़िज़। वो समरा को बोलने का मौका दिए बिना फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि समरा फ़ोन को सिर्फ घूरे जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम सिनान शाह, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ सुनकर यकीनन ठीक तो नहीं रहे होंगे। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि 9 दिन गुजर चुके हैं और कल मैं आ रही हूँ सबूतों के साथ आपकी बीवी के पास। कल मैं उसे सब कुछ बता दूँगी, आपके और मेरे रिश्ते की हकीकत, उसके बारे में सब कुछ। फिर आप उनसे किसी किस्म की शिकायत मत कीजिएगा। फ़ोन से आती मुस्कान की आवाज़ उसे बेहद गुस्सा दिला रही थी, लेकिन अफ़सोस कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो होटल में बैठे खाना खा रहे थे जब उसका फ़ोन बजा। अपने फ़ोन पर मुस्कान की कॉल आती देखकर सिनान बाहर आ गया था। ये सज़ा दे रही हो तुम मुझे मेरी नेकी की। मुस्कान, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपने सारे ख़ानदान से छुपकर तुमसे निकाह किया। तुम्हें इस जाहिलाना रिवाज से बचाने के लिए मैंने अपने पूरे ख़ानदान से इतनी बड़ी हकीकत छुपाई, और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। क्या गलती है मेरी मुस्कान कि मैंने तुम्हारी मदद का सोचा। वो उसे इस वक्त की याद दिला रहा था जब मुस्कान का सारा ख़ानदान उसका कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन सिर्फ सिन्नान ही था जो उसके लिए आवाज़ उठा रहा था, उसकी जान बचाने के लिए आगे आया था। वरना उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी किसी अनजान लड़के के लिए अपने सर पर मुसीबत डालकर उसकी मदद करना चाहता था। सिर्फ उसकी जान बचाने की खातिर उसने बिना सोचे समझे उससे निकाह किया था। बस करें सिन्नान शाह, और कितना एहसान जताएंगे। मुझ पर रोज़ रोज़ आपकी ये सारी बातें सुनकर पक गई हूँ मैं, और कोई बात करें, हर रोज़ आपका एहसाननामा सुन सुनकर अब बोर हो गई हूँ मैं। अगर आपने मुझ पर इतना एहसान कर ही दिया है तो सिर्फ एहसान ही रहने देते। क्यों आपने अपने कदम मज़ीद आगे बढ़ाए? मत भूलिए, अगर आपने मुझ पर एहसान किया है, मुझसे निकाह किया है, तो उससे आगे के मराहल भी आपने ही तय किए थे। ना आते आप मेरे पास, ना देते मुझे बीवी के हकूक़, तो कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके निकाह में रहने के बावजूद भी मैं आपकी रखेल बनी रहूँगी, तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। निकाह किया है आपने मुझसे, अगर आप अपनी हवस मुझसे पूरी कर सकते हैं तो मुझे पूरी दुनिया के सामने अपना नाम भी दे सकते हैं, और अब ऐसा ज़रूर होगा। आप मुझे अपना नाम ज़रूर देंगे। अगर आपने मुझे अपना नाम ना दिया तो सिर्फ़ आपकी बीवी के सामने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने नशर कर दूँगी कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। और सबूत तो मेरे पास पहले ही मौजूद हैं, और उन सबूतों में एक और सबूत का इजाफ़ा हो गया है। और यकीन करें, सिर्फ़ उस सबूत के लिए मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है, वरना शायद मैं खामोशी से आपके साथ ये घुटन भरी ज़िंदगी भी जी लेती। लेकिन फिर भी आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ सिनान, आप मेरे शौहर हैं, मेरे लिए बेहद अहम है, और आपसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं ज़रनिश को कबूल कर लूँगी, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि ज़रनिश आपसे तलाक़ लेने के बारे में ना सोचे। मैं उसे समझाऊँगी कि हमारा मज़हब तो 4 बीवियों की इजाज़त देता है, और आपने तो सिर्फ़ 2 ही की हैं। अगर आप मोहब्बत करते हैं ना उससे, वो आपके लिए बेहद अहमियत रखती है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो आपकी दूसरी बीवी बनकर आपके साथ रहती है। मैं उसे समझाऊँगी कि वो आपको छोड़कर ना जाए, और इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती। मुझे कोई मतलब नहीं आप दोनों के आपसी ताल्लुकात से।
मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती सिनान, कभी भी नहीं मांगूंगी। मेरी ज़िंदगी जैसे गुजर रही है मुझे कबूल है। मुझे सिर्फ़ आपका नाम चाहिए, दुनिया के सामने अपनी पहचान चाहिए। आप मुझे सिर्फ़ अपनी बीवी कबूल करके मुझे अपना नाम दे दें और फिर सारी ज़िंदगी जर्निश के साथ गुजार दें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। मेरा वादा है आपसे, बस एक बार। नहीं कर सकता मैं ऐसा कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं कर सकता मुस्कान। तुम नहीं जानती, जब मैं तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल करूँगा तो हमारे आपसी ख़ानदानी ताल्लुकात बिगड़ जाएँगे। मैं तुमसे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता और ना ही मैंने आज तक तुम्हारी तरफ कोई कदम बढ़ाया है। मैं नहीं जानता कि उस दिन हमारे बीच में कुछ हुआ भी था या नहीं। मेरा रिश्ता सिर्फ़ मेरी बीवी ज़रनिश के साथ है और मैं ज़रनिश के अलावा अपनी बीवी के तौर पर इस दुनिया में किसी औरत को कबूल नहीं करूँगा। वो उसकी बात काटते हुए समझाने लगा। तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ सिनान? आपको लगता है मैं इतनी बड़ी बात आपसे झूठ बोलूँगी? आपने उस रात ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ, मेरी हालत आपके सामने थी। आप खुद हॉस्पिटल लेकर गए थे मुझे। कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है, सिर्फ़ 3 महीने ही गुज़रे हैं। आपने माफ़ी माँगी थी मुझसे। आपने कहा था कि आप बहक गए थे नशे में। आपने कहा था आपसे गलती हो गई और फिर आप ही मेरे। जी, तो ये थी हमारा नॉवल की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अब इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे कल नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह हम कल हाज़िर होंगे नई एपिसोड के साथ। और नॉवल के बारे में भी इज़हार किया करें कि आपको नॉवल की स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट करते हैं कि वेरी नाइस एपिसोड, गुड एपिसोड। आप किरदारों के बारे में बात किया करें। किरदार हमसाई और नूर का किरदार आपको कैसा लगता है? इनका कपल कैसा है? सिनान और ज़रनिश का कपल कैसा है? गुज़ीले नशई और उसकी मासूम लोमड़ी का कपल कैसा है? तो मुझे आप लोगों की कमेंट्स का इंतज़ार होता है कि आप थोड़ा-सा नॉवल के बारे में बात किया करें। आप लोग एपिसोड के बारे में बात कीजिए कि नाइस एपिसोड, गुड एपिसोड। इससे थोड़ा-सा अब अपना लेवल आप लोग भी आगे बढ़ाएँ ना, तो मैं मेहनत करती हूँ। तो आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छे कमेंट्स दें, अच्छी राय दें। इससे पॉज़िटिव वाइब आती है और मेरा भी आगे रिकॉर्ड करने को दिल करता है। तो ठीक है ना? तो आप लोग लाज़मी मुझे बताया करें कि आपको कौन-सा कपल आपका फ़ेवरेट है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और किस वजह से फ़ेवरेट है ये भी बताइएगा। अब हम इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।